नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सुमित कृष्णन चैनल में। आज जो है तो हम देखने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के हम टाइप्स देखेंगे, स्क्वैमस मतलब सिंपल और कंपाउंड में, फिर सिंपल में स्क्वैमस, कलमनार, क्यूबॉइडल एंड इसकी मॉडिफिकेशंस माइक्रोविलाई और सिलिया दोनों देखेंगे। ठीक है, अपन पिछली वीडियो में कितना बता पाए थे ये भी थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वीडियोस में मैं बता के रखा था आपको कि एनिमल टिश्यू क्या होता है और एनिमल टिश्यू के टाइप्स कितने हैं, जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। ठीक है, किस बेसिस पर डिवाइड किया गया था एनिमल टिश्यू को, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के आधार पे डिवाइड किया गया था। जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है वो किस पे वेरी करता है, तो उसके फंक्शन पे वेरी करता है ना। ये दोनों चीज़ जो है तो मैं आपको बता दिया था। अब जो है तो अपन बताने वाले हैं इस वाले पोर्शन पे कि आखिर जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका क्या महत्व होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या एग्जांपल है, क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें जो है तो अपन एपिथेलियल टिश्यू की आज देखने वाले हैं। एपिथेलियल टिश्यू का सीधा मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखो, एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर, थीलियल मतलब सरफेस। ठीक है, समझना बात को। एपी मतलब ऊपर, थीलियल मतलब सरफेस। तो सरफेस के ऊपर कोई भी अगर सेल्स प्रेजेंट होगी उसको हम एपिथेलियल बोलेंगे। ठीक है, एपिथेलियल, सरफेस के ऊपर कोई भी सेल, सरफेस के ऊपर कोई भी सेल एपिथेलियल सेल, सरफेस के ऊपर कोई भी सेल एपिथेलियल सेल, सरफेस के ऊपर कोई भी सेल एपिथेलियल सेल। एग्जांपल, स्किन सरफेस के ऊपर सबसे बाहरी कवरिंग बना रही है। आउटसाइड द इन्वायरमेंट, फेसेस आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड आइदर आउटसाइड इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का मतलब WBC, RBC, प्लाज्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में कंटिन्यूटी बह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो कि हमको जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं। समझ में आ रही होगी आपको बात। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू में जो NCERT की पहली लाइन लिखी हुई, आपको मैं एपिथेलियल पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे लेवल पे, बेसिक टू एडवांस लेवल पर। और नीट के लिए तो एकदम जो भी यहाँ पे अंडरलाइन पीछे किया गया हुआ है, यहाँ पे पूरे जो NCERT लाइन को अंडरलाइन किया गया है, PYQ जो है वो अंडरलाइन किया गया है। ये सारी ही चीज़ें जो है तो आपको इसमें पता चल जाने वाली है। ठीक है ना, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से इसको देखते जाइएगा, जो मैं बताता जाऊँ उसको सुनते जाइएगा। जहाँ भी नहीं बने तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछा करें। तो पहला पॉइंट है NCERT का, एपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी कहते हैं। NCERT की पहली लाइन है ना, उसका मतलब आप समझ रहे हो कि एपिथेलियल टिश्यू को अपन एपिथेलियम भी कहते हैं बेटा। ठीक है, उसको एपिथेलियम नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि एपिथेलियल टिश्यू फेसेस, मतलब सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि ये जो है एम्प्टी स्पेस में पाई जाती है। ठीक है, इनमें जो स्पेस होता है बहुत सारा फ्री स्पेस पाया जाता है। जैसे यहाँ पे NCERT में लिखा भी हुआ है कि एपिथेलियल टिश्यू हैज़ फ्री स्पेस या फ्री सरफेस। इसमें फ्री स्पेस और फ्री सरफेस की ज़रूरत होती है और पाई भी जाती है। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है तो कंपैक्टली पैक्ड सेल्स होती हैं। लो इंटरसेलुलर, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब अंतरकोशिकीय जो स्पेस होते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह सबस्टेंस को, एक सेल से दूसरे सेल्स तक सबस्टेंस को मूव कराने के लिए जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स में जो जगह होते हैं थोड़ी बहुत इधर से उधर सबस्टेंस को जाने के लिए, उनमें क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है एपिथेलियल टिश्यू में। जबकि कनेक्टिव टिश्यू में भरमार लगी होती है, क्योंकि उसमें तो फ्लूइड है, उसमें तो ब्लड है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत अच्छे से चीज़ें बनी हुई होती हैं। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू कंपैक्टली पैक्ड है, स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है एक दूसरे से सेल के। और ये डिटेल लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया हुआ है, एकदम डिटेल, थ्योरी वाइज, डायग्राम बेस्ड, हर चीज़ें। यहाँ सिर्फ अपन NCERT देख रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपको डिटेल एकदम समझना है तो आप जो है तो एकदम प्लेलिस्ट में जाकर जूलॉजी वाले सेक्शन के और देख सकते हो। पूरा क्लासेस का पूरा सब कुछ समझाया गया है वहाँ पे, पूरा चैप्टर। ठीक है, अपन इसमें देख रहे हैं तो अगला पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है, पहला आपको इसमें अंडरलाइन भी मैंने किया है और आपको भी करना चाहिए कि फ्री सरफेस होता है और फ्री स्पेस। दूसरा कि इट्स फेसेस आउटसाइड द एनवायरनमेंट। ठीक है, स्किन, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल क्या होता है, स्किन होता है। स्किन जो है आप देखो तो आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और अंदर जो RBC, WBC और ब्लड्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ NCERT की लाइन है कि इट्स इंटरेक्ट्स विद आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है जो आपको इंपॉर्टेंट समझना है यहाँ पे। एंड अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ बेटा, तो ये जो होती है बॉडी की कवरिंग बताती है। तो पहले भी बता चुका हूँ, आप समझ भी रहे हो कि स्किन तो बॉडी की कवरिंग बनाती है और लाइनिंग जो होती है वो बनाती है। तो कवरिंग और लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू बॉडी की कवरिंग और लाइनिंग बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। ठीक है, तो क्या क्या बनाते हैं, कवरिंग और लाइनिंग फॉर आवर बॉडी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। 2-3 पॉइंट्स आप कंक्लूड कर लेना और समझ लेना और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है,
अगला एनसीईआरटी का पॉइंट क्या है बेटा, अगला एनसीईआरटी पॉइंट में अगर मैं चलूँ तो इट इज कंपैक्ट विथ कंपैक्टली, मतलब ये अरेंज किस फॉर्म में होते हैं, तो ये एक दूसरे से, ये जो इनकी सेल्स होती हैं एपिथेलियल टिश्यू की, वो एक दूसरे से कैसे अरेंज होती हैं, कंपैक्टली पैक्ड होती हैं एक दूसरे से, मतलब कि सकड़ी होती हैं, मतलब बहुत स्ट्रांगली अटैक्ड होती है ये इस प्रकार से, फिर उससे ये सेल्स, फिर उससे ये सेल्स, फिर उससे ये सेल्स, फिर वो ये ऐसे, समझ में आ रही बात को, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो कंपैक्टली पैक्ड होता है, ये मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, आपको भी अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट में आ सकता है, ठीक है ना। कंपैक्टली पैक्ड होती है विथ लिटिल इंटरसेल्युलर, लो या लिटिल दोनों ही कह सकते हो, लो या लिटिल यानी बहुत कम ही होता है, तो लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, इनके बीच जो अंतर कोशिकीय स्पेस होता है इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है, सेल्स के बीच जो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो सेल्स के बीच जगह होती है, मैट्रिक्स होता है, सबस्टेंस होते हैं रखने वाले, इधर उधर आदान प्रदान या ये कहो कि ट्रांसपोर्ट करने वाले जो सबस्टेंस होते हैं, जो जगह होती है इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है वो बहुत कम होता है, या ये कहो बहुत कम लेन देन होती है, बिकॉज इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन कौन देता है, कनेक्टिव टिश्यू देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको याद भी रखना है कि कैसे दे पाता है, बिकॉज इनमें इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स ज़्यादा है नहीं, ये चीज़ों को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेंगे नहीं, तो इनका न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा बेटा, तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, कनेक्टिव टिश्यू से आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें तो फ्लूइड ही भरा सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे मेरे कहने का मतलब है कि ब्लड जो है तो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है ब्लड, और वो बहुत पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो उससे न्यूट्रिशन मिलता है, और वही जो है तो एपिथेलियल टिश्यू को भी न्यूट्रिशन देता है। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य यह था, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी अपन कवर कर चुके हैं। अब जो एपिथेलियल बेटा, एपिथेलियल टिश्यू के दो प्रकार हैं, कौन कौन से दो प्रकार हैं बेटा, दो प्रकार ये हैं, पहला जो है तो सिंपल और दूसरा कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बेटा वो, अब ये दोनों को विभाजित कैसे किया गया, सबसे पहले ये अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे देखेंगे कि देखो विभाजित ऐसे किया गया है या डिवाइड ऐसे किया गया है, इसके बेसिस पे, इसके आधार पर कि उनकी स्ट्रक्चर, या ये कहो कि स्ट्रक्चर तो आगे बात करेंगे, जो हम सिंपल एपिथेलियल का टाइप करेंगे या डिवाइड करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे, है ना। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो लेयर्स की बात करने वाले हैं। लेयर्स मतलब आप समझो जो हमारी बॉडी की स्किन्स में जो परत होती हैं बहुत सारी, लेयर्स ऑफ सेल्स, आपने सुना होगा ना, कई सारी परत होती हैं, परत तो आप जानते हो हिंदी वर्ड में, लेयर्स जानते होगे इंग्लिश वाले, तो लेयर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स जो है सिंपल और कंपाउंड को डिवाइड किया गया। कैसे, सिंपल टिश्यू में सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है बेटा, सेल की, कोशिका की केवल एक सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, उसको हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और जहां दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल लेयर्स आर प्रेजेंट, दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल का जो एग्जांपल है वो क्या है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, है ना, लाइनिंग जो फॉर्म करता है, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, और ये कहो कि ग्लैंड्स, है ना, ग्रंथियों में पाया जाता है, ग्लैंड्स में, और अपने मतलब जो भी हमारी नली होती है, बॉडी कैविटीज़ होती हैं, उनमें पाया जाता है, डक्ट्स में, ट्यूब्स में, इन सब चीज़ों में जो है तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। समझ में आया, बिल्कुल। अब आगे हम बढ़ने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियल में, और कंपाउंड एपिथेलियल हमने बताया कि दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बनी होती है, और इसका एग्जांपल क्या है, हमारी स्किन जो है इसका एग्जांपल है बेटा। और स्किन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझो आप कि जो स्किन है वो कैसा फंक्शन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी में, प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा। अब ये देखना, कोई कीड़ा आता है तो सबसे पहले कहाँ काटेगा, स्किन में काटेगा, अंदर, एकदम अंदर तो नहीं चला गया, क्योंकि अगर एकदम अंदर गया तो ब्लड से होते हुए आपके पता चला लंग्स में पहुँच गया तो आप पता चला वो हार्ट में पहुँच गया, तो दिल में किसी और के रहने की जगह पे आप तो कोई चिड्डे मकोड़े को रख रहे हो, तो ये गलत बात हो गई ना। जहाँ लड़की की जगह थी वहाँ, और लड़कियों के दिल में जहाँ लड़कों की जगह थी वहाँ आप चिड्डा मकोड़ा रख रहे हो, तो बहुत गलत बात है ये। तो इसलिए जो है तो अपन एपिथेलियल टिश्यू का यहाँ पे यूज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, व्हाट इज द यूज, what is the role of epithelial tissue in your life and in your body? That role of epithelial tissue is to provide protection in our protection of our body in form of covering। और कवरिंग क्या है बेटा, स्किन, और स्किन क्या है बेटा, सिंपल एपिथेलियल का टाइप, सॉरी कंपाउंड एपिथेलियल का टाइप। मेरे कहने का मतलब ये है कि एपिथेलियल टिश्यू में कंपाउंड एपिथेलियल का टाइप है स्किन, जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, ताकि कोई चिड्डा मकोड़ा जाके हमारे दिल में न बैठ जाए, वहाँ जिसकी जगह है यानी कि लड़की की जगह है वहाँ वही जाए, ठीक है। कुछ लोगों के भगवान होंगे, बिल्कुल भगवान है, आपके दिल में भगवान बसते हैं, है ना, वो तो पता ही होगा आपको अच्छे से, नहीं मजाक नहीं, सीरियस बात कर रहा हूँ, ठीक है।
कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं, और आगे बात करने पे मैं चलूँगा सिंपल के टाइप पर, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को अपन बांटते हैं 3 टाइप पे, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? कभी भी चीज़ें होती हैं बेटा वो किसके, कोई आधार होता है ना, जैसे आप इस दुनिया में आए किसके आधार पर? माता पिता के आधार से, समझ रहे हो बात को, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको माता पिता वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं देते, जब आप प्रेगनेंसी पे थे या फिर जब आप एम्ब्रियो बने हुए थे, तो आप क्या आप आते नहीं ना, तो आपका बेसिस, आपका आधार क्या है? आपके माता पिता। वहीं बेटा यहाँ पे जो सेल्स हैं, जैसे सिंपल या सिंपल एपिथेलियल के जो टाइप्स हैं, स्क्वायमस, कलमनार, क्यूबॉइडल, इनकी जो बेसिस है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पत्ति हुई सिंपल एपिथेलियल से इनकी? तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुआ इनका। कैसा? संरचनात्मक, सेल की संरचनात्मक इकाई, या ये कहो कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इन एपिथेलियल टिश्यू, या एपिथेलियल में सिंपल वाले का टाइप जब वो मॉडिफाई हुआ, तो इसमें जो है तो 3 प्रकार की सेल्स निकल के आई, और उनमें फिर जब मॉडिफाई हुआ तो माइक्रोबिलाई और सीलिया को भी कैरी करने लगे बेटा, ठीक है। माइक्रोबिलाई और सीलिया को, जो माइक्रोबिलाई कैरी करते हैं उनको ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू का दर्जा दिया जाता है, और जो सीलिया को कैरी करते हैं बेटा उनको सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिएटेड एपिथेलियल। सबका फंक्शन देखेंगे, सबका एग्जांपल देखेंगे, बिल्कुल जो है तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी पूरा अच्छे से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पीवाईक्यू जो आए हैं वो रेड से आपको हाईलाइट होंगे, जिस ईयर में आए होंगे पीवाईक्यू वहाँ पे लिख दिया गया होगा, जहाँ एसएम स्टार लिखा होगा बेटा, और जहाँ गोला बना होगा, हाईलाइटर बना होगा, वहाँ मॉक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। दोनों चीज आपको हाईलाइट करनी है और अच्छे से समझना है। समझ रहे हो इस बात को? अगर नहीं समझो तो समझ लो और करो। समझ में आया? ठीक है। अब जो आपको समझना है वो सिंपल स्क्वायमस टिश्यू सबसे पहले समझना है। मैंने बता दिया स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के आधार पर 3 प्रकार में बांटे गए, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल और कलमनार। तो स्क्वायमस अपन सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ सबसे पहले मैं। तो डायग्राम देखो, यहाँ पे फ्लैटेंड सेल्स यानी चपटी सेल्स जो होती हैं वो स्क्वायमस में पाई जाती हैं। तो ए नंबर जो डायग्राम है एनसीईआरटी में वो आपको दिख रहा होगा, वो स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है, ठीक है। वहाँ पे आप देखो बाउंड्रीज इनकी कैसी है बेटा, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है इनमें, और थिन लेयर यानी पतली सेल्स हैं। सिंगल है, थिन है, पतली है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज। किसी को बताना मत, बिल्कुल नहीं बताना है कि इर्रेगुलर बाउंड्री पाई जाती है। अब देखो ना डायग्राम में, देखो बेटा पूरा समझ में आ रहा है। अब देखो ऐसे फॉर्म में इन्फिनिटी, जैसे हम इन्फिनिटी की साइन नहीं लगाते वैसे फॉर्म में जो है तो डायग्राम बना हुआ है ना। समझ लो बात को? तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो इन्फिनिटी का इसलिए बना हुआ है, इन्फिनिटी टाइप का। इनकी जो बाउंड्री है मतलब इर्रेगुलर बाउंड्री बेटा, इनकी जो बाउंड्रीज है ना वो एन तिरछी है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? ठीक है। तो इर्रेगुलर बाउंड्रीज हैं, ठीक है। फ्लैटेंड सेल्स यानी चपटी सेल्स पाई जाती हैं, और सबसे अच्छी बात पतली सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये बात किसी को नहीं बताना है कि पतली सेल्स पाई जाती हैं, क्योंकि सबको पता है। समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, उससे पहले अपन देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स पहला एग्जांपल हो गया, जो कि एनसीईआरटी में है। सब कुछ एनसीईआरटी बेस में चल रहा हूँ। अब अगर आपको थोड़ी बाहर पढ़ना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है और डिटेल्स चीज़ों को जानना है, समझना है, वो डिटेल लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, समझ लीजिए जाकर। पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है पूरे चैप्टर का, आप जाके समझिए वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपन एनसीईआरटी की बातें करेंगे, पूरी समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। अब जो है तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं समझो। अब जो मैं देखने वाला हूँ वो देखने वाला हूँ, जैसे वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स पहला एग्जांपल। दूसरा एयर सैक्स ऑफ लंग्स। एयर सैक्स ऑफ लंग्स का क्या मतलब है, जो कि एल्वेलाई O2 और CO2 का एक्सचेंज लेवल होता है गैस का। हम O2 लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे नोस्ट्रिल, दो हमारे ये नोज हो गया, ठीक है, ये नोज है। यहाँ पे ये जो दो ठो है ना उनको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं बेटा, नोस्ट्रिल। यहाँ से जो है तो सांस अंदर जाती है, जिसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। सांस लेने को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। अंदर सांस गई, अब कैसे जाएगी? नोस्ट्रिल के थ्रू जाएगी अंदर, फैरिंग्स, फिर जो वाइंड पाइप है आपने ट्रैक किया है ना। इसके बाद जो है तो ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, है ना। ऐसी ब्रोंक्यूल्स के बहुत सारे नाम होते हैं, वहाँ जाएंगी। फिर इसके बाद एल्वेलाई में जाएगी। एल्वेलाई में गैस का एक्सचेंज होता है O2 CO2 का, है ना। प्योर है, इम्प्योर है, क्या है, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे डिस्कस, है ना। समझ लो। फिर इसके बाद लंग्स में जाता है, फिर पूरे बॉडी में जो है तो ब्लड के फॉर्म में, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में पूरे बॉडी में कैरी होता है और ट्रांसपोर्ट करता है, और हम जिंदा रहते हैं इसी वजह से हम जो है तो सर्वाइव कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। स्क्वायमस का कितना बड़ा रोल है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा बेटा, ठीक है। तो ये अपन जो है तो टाइप्स की बात कर लेते हैं। पहला टाइप वॉल ऑफ ब्लड वेसल, दूसरा एयर सैक्स ऑफ लंग। दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वॉल ऑफ ब्लड वेसल का मतलब क्या है सर जी? तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल का मतलब ये है कि जैसे ब्लड वेसल्स
जो हमारे अंदर जो नली होती हैं ब्लड्स की, है ना, बेसल मतलब ये हो रहा है, देखो कोई भी जैसे कहते हैं ना, आदमी जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो कहते हैं ना सब कुछ बाहर निकला है, हड्डी गुड्डी वगैरह सब कुछ निकल आया है, तो वहाँ पे जो बेटा सेल्स बहुत सारी होती है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर, है ना, बहुत सारे और जो सेल्स हैं उनसे टिश्यू, फिर टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू से मिलकर, इन सब चीज़ों से मिलकर, ब्लड से मिलकर जो है तो ब्लड वेसल्स बनता है। और वो जो ब्लड वेसल है ना बेटा, उनकी जो किनारा होता है, जो जैसे अब एक गोलाकार का मान लो ब्लड वेसल है, ठीक है, अपन मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि सर्कल के शेप में है, तो वो सर्कल की शेप की जो कवरिंग होगी, वॉल होगी, उनकी जो दीवार होगी वो स्क्वाइमस की बनी होगी। ये आपको याद रखना है। कहीं भी कवरिंग और लाइनिंग आएगी वो किसकी बनी होगी? सिंपल एपिथेलियल की, और सिंपल एपिथेलियल में किसकी? स्क्वाइमस की। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब देखो इनका जो फंक्शन है वो क्या है? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन में जाने को अपन क्या बोलेंगे? हाई कंसंट्रेशन से चीज़ों को लो कंसंट्रेशन में लाने को बेटा डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्यूजन। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्सटेंस हो, जब वो हाई कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है चीज़ें, बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहाँ से बहुत कम मात्रा में चीज़ें हो, वहाँ से यहाँ लाने को अपन क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट करती हैं? सिंपल स्क्वाइमस की जो सेल्स होती हैं क्या क्रिएट करती हैं? वो डिफ्यूजन बाउंड्री को क्रिएट करती हैं। इतनी बात समझ में आती है? फंक्शन बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया, और इसकी प्रॉपर्टी भी बता दी, ठीक है, शेप्स भी बता दिया, इसका हर चीज़ बता दिया। अब अपन चलने वाले हैं क्यूबॉइडल सेल्स में। ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स में चलने से पहले इसका डायग्राम जो है तो मैंने बता दिया था। सबसे पहले तो मैं पूरे डायग्राम ही आपको बता देता हूँ। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक डायग्राम होगा, क्यूब लाइक सेल्स होंगे। आप बी नंबर डायग्राम देखो, वहाँ पे आपको क्यूब लाइक सेल्स दिख रहे होंगे। आप एनसीईआरटी खोल के बैठो ना यार, कैसे बच्चे हो? ठीक है, एनसीईआरटी खोल के बैठो, पढ़ने बैठे हो तो ठीक है, एनसीईआरटी खोल के बैठो। अगर आप के पास है, नहीं है तो आपको पीछे दिख ही रही होगी पूरी एनसीईआरटी, मैंने खोल के तो रखी है सामने। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही होगी, जो कि मेरा मानना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको? अब जो है तो क्यूब लाइक सेल्स है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है बेटा। ठीक है, और थर्ड है कलमनार सेल्स। कलमनार सेल्स में आपको कैसे डायग्राम को पहचानना है? दो तरीके से। पहला टाल, बड़ी बड़ी सेल्स होंगी। दूसरा जो इनकी न्यूक्लियस है ना, बेस में पाए जाएंगे। ठीक है, और सिलेंडर एनी सी सेल्स होंगी, जैसे कि आप देख भी पा रहे होगे, ऐसे ऐसे पाइप्स बनी है बहुत सारी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही कलमनार बड़ी बड़ी सेल्स जो है तो डी नंबर में भी बनी है, बट उसमें देखो सबसे ऊपर हेयर्स, बहुत सारे हेयर्स टाइप के बने हुए हैं, उनको अपन सीलिया बोलते हैं, जो कि किसी भी सबस्टेंस को जब नहीं मूव करता है, म्यूकस या कोई सबस्टेंस को धक्का देने में हेल्प करता है बेटा, धक्का देने में मदद करता है। समझ में आ रहा है ना? तो वो डायग्राम हो गया कलमनार बियरिंग सीलिया। ठीक है, अब बेटा हम बात करने वाले हैं क्यूबॉइडल सेल्स की बेटा। हाँ बिल्कुल अच्छे से समझिए क्यूबॉइडल सेल्स। अब क्यूबॉइडल सेल्स में होती क्या है? क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। तो पहले ही बता रखा है ना, डायग्राम जब समझा रहे थे, मजाक मत करना, बिल्कुल समझा रखा है, बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ में तो मजाक बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्यूब लाइक ये तो सबको रटा है, बिल्कुल रट के रखो। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है क्यूब लाइक सेल्स में या क्यूबॉइडल सेल्स में जो प्रॉपर्टी है उसकी मैं बात करूं तो क्या प्रॉपर्टी की बात करूंगा? उसके फंक्शंस की बात करूंगा और उसके एग्जांपल की बात करूंगा। देखो फ्री सरफेस में माइक्रोबिलाई होगी, वो मैं पहले बाद में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि उसके एग्जांपल क्या है और उसके फंक्शन क्या है। तो देखो एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में मतलब देखो सबसे पहली चीज़ तो आप जब भी सिंपल स्क्वाइमस पढ़ो, क्यूबॉइडल पढ़ो, कलमनार पढ़ो, सिंपल के जब भी टाइप्स पढ़ो तो एक चीज़ याद रखना, वो सभी में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी। कैसे प्रेजेंट होंगी? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी। दूसरी चीज़ आप क्या याद करके रखोगे बेटा? ये याद करके रखोगे कि उनका फंक्शन क्या है और उनका एग्जाम्पल क्या है। अगर इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में नीट में भी 3 क्वेश्चन रीनीट में आए हैं इस बार, जो 1563 बच्चों का हुआ है। ठीक है, 1563 बच्चों का हुआ है। ठीक है, और बाकी 2023-22 हर साल ही ऐसा कोई साल नहीं है जहाँ पे से गैप हुआ हो। इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेसिक बनाता है पूरे चैप्टरों का। ठीक है ना, पूरे चैप्टर जो आपका जूलॉजी चैप्टर, एनिमल फिजियोलॉजी जब आप स्टार्ट करोगे, अगर ये नहीं आता ना आपको तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आपका अगर पूरा समझ में नहीं आया है अच्छे से। ठीक है, तो बेसिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्यूबॉइडल सेल्स की। क्यूबॉइडल सेल्स में सबसे पहले अपन एग्जांपल देखें तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, है ना, ग्लैंड्स में पाया जाता है, उनकी जो डक्ट्स होती हैं उनमें पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा? दूसरा एग्जाम्पल ये है, आप देखे होंगे ट्यूबलेट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी जो होती है हमारी, उसमें नेफ्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। आई थिंक आप पढ़े भी होंगे ये चीज़ें, पिछली क्लासेस में पढ़ रही होंगी। किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, उनमें ट्यूबलेट पार्ट्स होते हैं। ट्यूबलेट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? शायद ये आप ना पढ़े हो कि पीसीटी, डीसीटी, हो सकता है पढ़े भी हो। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ जो है तो क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 2 चीज़। अब अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि
यहाँ जो फ्री सरफेस होगी ना, फ्री सरफेस में माइक्रोबिलाई पाया जाएगा, जिसको हम उसका जो हम नामनीकरण करेंगे उसका हम नाम देंगे ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू जो है उनमें आपको क्या समझना है कि ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू में उसका फ्री सरफेस, जब फ्री सरफेस का यहाँ पे मतलब क्या है, इसका मतलब आप कोई और काम के लिए वो सेल्स जिम्मेदार नहीं है, कोई और सेल्स के लिए वो सेल्स जो है तो तैयार नहीं है, वो फ्री है, तो उनका सरफेस एकदम फ्री है, कोई और काम नहीं कर रही है, एकदम फ्री है, तब वहाँ पे माइक्रोबिलाई पाया जाएगा और वो जो है तो सबस्टेंस को, चीज़ों को उन जो है तो काम करवाएगा। माइक्रोबिलाई का क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ी सी बताता हूँ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है माइक्रोबिलाई के बारे में, आप डिटेल लेक्चर मेरा देखो, जो कि क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है तो इसमें ज़्यादा बताने का फर्क पड़ता नहीं, बट डिटेल और एनसीईआरटी वाले लेक्चर में फ़र्क क्या रह जाएगा आप ही बताओ, ठीक है ना। तो इस वाले में मैं ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं सीलिया और माइक्रोबिलाई में आपको कुछ कॉमन चीज़ बता देता हूँ कि ये धक्का देती हैं चीज़ों को। धक्का देने का मतलब क्या हो रहा है कि ये सबस्टेंस को मूव कराने में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने, इंक्रीज द सरफेस एरिया 20 टाइम्स, 20 टाइम्स सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। कोई भी जो हमारे पास जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ पे जो सरफेस एरिया बहुत बढ़ता है, तो यहाँ इन्हीं की हेल्प के द्वारा बनता है, चाहे वो सीलिया हो चाहे माइक्रोबिलाई। तो ये सब चीज़ें जो है तो यहाँ पे परफॉर्म कराती हैं, ठीक है। सीलिया का शेप कैसे होता है, फिंगर लाइक होता है या कैसा होता है, जो भी है ये सब चीज़ें हमने बता रखी है। माइक्रोबिलाई का फिंगर लाइक शेप्स है, और भी सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ 20 टाइम जो है तो इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ये सब अपन डिटेल लेक्चर में पढ़ के रखे हैं, ठीक है। यहाँ आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि फ्री सरफेस में माइक्रोबिलाई होती है, जो कि एनसीईआरटी लिखती है, और उसका एग्जाम्पल पढ़ना है। क्या एग्जाम्पल है? स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये आपको जो है तो याद रखना है। तो सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये था, ये स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन तो कलमनार मतलब पाया तो माइक्रोबिलाई में ही जाता है, पर कलमनार उसको कहते हैं ना ब्रेस्ट बॉर्डर कलमनार एपिथेलियल टिश्यू, उसका ये एग्जांपल हो जाएगा। और जो मैंने अभी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड बताया था, और क्या बताया था, पीसीटी बताया था ना, पीसीटी डीसीटी, वो जो है वो ब्रेस्ट बॉर्डर ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल का एग्जांपल है। फिर से अगर कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स का जो एग्जाम्पल है वो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि नेफ्रॉन में किडनी में नेफ्रॉन में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कलमनार ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, जो कि कलमनार में माइक्रोबिलाई अगर पाया जाए फ्री सरफेस में, ठीक है ना, तो वो उसका एग्जांपल क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक। और दोनों ही, चाहे ब्रेस्ट बॉर्डर कलमनार हो चाहे ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल हो, दोनों का एक ही फंक्शन होता है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। चीज़ों को सिक्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, सिक्रेट कराना, और दूसरा एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, चीज़ों को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना, समझ रहे हो ना। एब्जॉर्प्शन का सीधा उसके वर्ड से ही आप एब्जॉर्ब मतलब समझ रहे हो, ठीक है। बाकी कुछ उसमें समझने की चीज़ नहीं है, सबस्टेंस को एब्जॉर्ब करना ही जो है तो इनका मेन काम होता है। अब यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, क्यूबॉइडल्स में और कलमनार में एक और मॉडिफिकेशन होता है बेटा, सीलिया का मॉडिफिकेशन होता है बेटा। देखो स्क्वामस जो सेल्स होती है उसमें किसी भी चीज़ का, चाहे वो सिक्रेशन में ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का हो, चाहे सिक्रेशन के लिए हो, चाहे एब्जॉर्प्शन के लिए हो, चाहे फिर सीलिया के लिए हो, चाहे माइक्रोबिलाई के लिए हो, स्क्वामस में किसी का भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो कभी भी याद रखना, स्क्वामस जो सेल है बेटा, हाथ जोड़ के निवेदन है, उसमें आप याद रखोगे कि स्क्वामस में कभी भी किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं होता है बेटा, सिर्फ कलमनार और क्यूबॉइडल में मॉडिफिकेशन होता है। और कितने मॉडिफिकेशन होते हैं? 3 मॉडिफिकेशन होते हैं बेटा। पहला माइक्रोबिलाई का बेटा, दूसरा सीलिया का बेटा, और तीसरा बेटा सिक्रेशन का, जिसको ग्लैंडुलर एपिथेलियल आगे हम नाम देंगे, ठीक है। अभी पढ़ने वाले हैं आगे, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड क्या होती है, गोबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल की क्या होती है, पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर चीज समझने वाले हैं, धैर्य रखिए, ठीक है। तो अपन जो है तो सबसे पहले इसमें अभी जो समझने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि ये सिलिएटेड ब्रेस्ट बॉर्डर सिलिएटेड कलमनार टिश्यू और सिलिएटेड ये वाला क्या नाम है इसका, क्यूबॉइडल टिश्यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं, ये अपन समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन समझने वाले हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स। देखो सीलिया होता क्या है, सीलिया जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कराता है, सीलिया जो कि सबस्टेंस या म्यूकस को एक जगह पे से दूसरी जगह एपिथेलियम में मूव कराता है, एक डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कराता है, जो कि एनसीईआरटी भी लिखती हुई है कि सबस्टेंस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में म्यूकस या फिर कोई भी सबस्टेंस को, एनी सबस्टेंस और म्यूकस मूव्ड इन अ पार्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। देखो एनसीईआरटी में एकदम देखो यार, पैराग्राफ के नीचे वो दूसरी तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, अच्छे से देखो आँख खोलकर, ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है।
और सरफेस एरिया अगर फ्री है तभी सीलिया, माइक्रोबुलाई और सिक्रेशन के लिए या ग्लैंडुलर जो हम नाम देते हैं उसके लिए ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होंगी। अगर वो सरफेस एरिया वहाँ पे जो फ्री सरफेस एरिया है एपिथेलियल में पाई जाएगी। अगर एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल सेल में कोई और काम हो रहा है, कोई और फंक्शन हो रहे हैं, तो ये मॉडिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे बेटा। फ्री सरफेस या फ्री एम्प्टी स्पेसेस पे ही देखने को मिलेंगे। और बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे नीचे पाई जाती है एपिथेलियल टिश्यू में, उसके ऊपर देखने को मिलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आती है? इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये बातें। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जो अपन ये सिलेटेड एपिथेलियम पढ़ने वाले हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका जो एग्जाम्पल है अपन जो पढ़ते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो बेटा सिलिएटेड जो क्यूबाइडल वाले का एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा? जल्दी बोल दे। ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स और बस इतने तो है, ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स। याद रखना ये जो ट्रैकिया है यहाँ जहाँ से वाइंड पाइप जिसको कहते हैं, ठीक है, जहाँ से सांस लेते हैं तो सांस जाती है, इंस्पायरेशन जिसको बोलते हैं, क्रिया जो बोलती है इंस्पायरेशन, सांस लेने को, अंदर सांस लेने को इंस्पायरेशन बोलते हैं ना। तो वाइंड पाइप ट्रैकिया से लेते हैं, तो वही ट्रैकिया जो है उसमें कौन सी सेल पाई जाती है? सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, ठीक है, समझ में आया। और ब्रोंक्यूल्स में भी, ठीक है, जो कि लंग्स में पाया जाता है। और सिलिएटेड कलमनार की बात करें तो उसमें फैलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट में भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पाई जाती है? फीमेल्स में पाई जाती है। और अब ये मत बोलना ट्रैकिया मेल में पाई जाती है, ट्रैकिया सब में पाई जाती है, क्योंकि सांस तो सभी लेते हैं यार, इतनी बात तो आप भी जानते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ जो है अपना कवर होता है सिंपल स्क्वायमस, सिंपल कलमनार, सिंपल क्यूबॉइडल और उनके मॉडिफिकेशन, माइक्रोबुलाई के, उनके कलमनार की मॉडिफिकेशन, है ना। ये चीज़ें अपन जो है तो यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब हम जो है तो क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वो जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो कि सिक्रेशन के लिए, मैंने थर्ड मॉडिफिकेशन क्या बताया था कि सिक्रेशन के लिए जो स्पेशलाइज्ड होती हैं, जो कि कलमनार और क्यूबॉइडल बस होती हैं, उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम आंसर देते हैं। अब आपको यहाँ पे डायग्राम भी देखने को मिल रहा है यूनिसेलुलर का, जो कि गोबलेट सेल्स में पाया जाता है। यूनिसेलुलर सेल्स जो होती हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जो कि उसका एग्जाम्पल क्या है? गोबलेट सेल, जहाँ जो कहाँ पाई जाती है? एलिमेंट्री कैनाल में। और किसमें मदद करती है? क्या फंक्शन होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन कराने में मदद करती है। पहला इसका एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है, और डायग्राम भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ए नंबर, ठीक है। और बी नंबर जो कि ऐसे हंसिया जैसे डायग्राम होगा, ये एक और नाला जैसे डायग्राम है, वो मल्टीसेलुलर का है। और उसमें उसका जो एग्जांपल है वो क्या है? सेलेवरी ग्लैंड, जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आज यहीं तक, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, और इसके बाद हम कंपाउंड एपिथेलियल करेंगे। इसके बाद जंक्शन करने के बाद ये जो है तो एपिथेलियल वाला खत्म हो जाएगा, फिर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड को समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। आज आपको मजा आया है तो चीज़ों को समझिए, फिर से जहाँ नहीं समझ में आया उसको फिर से देखिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपके डाउट्स का आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।